तो चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। अब ये कॉस्ट शीट क्या है, कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इस पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं। तो कॉस्ट शीट की अब हम बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कंसीडर एन एग्जांपल। कंसीडर एन एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बना रहा हूं इस एग्जांपल में ही, और अमाउंट के हम दो कॉलम बना लेते हैं। चलिए, तो लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ से 3 लाख रुपए मटेरियल लगा, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड से 2 लाख रुपए की डायरेक्ट वेजेस लग गई, और कोई अभी डायरेक्ट खर्चा नहीं है, तो इन दोनों को मिलके जो बनेगी उसे कहेंगे प्राइम कॉस्ट। हां सर बिल्कुल, ये बाहर वाले कॉलम में लिख दी। तो सर आप ये करवा क्या रहे हो? मैंने कहा भाई सिंपल सा कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट बनवा रहा हूं, कॉस्ट शीट फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट। तो प्राइम कॉस्ट आ गई धीरे धीरे आराम से। उसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे यहां पर, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आते हैं वो आते हैं एब्जॉर्ब्ड। आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल यहां पर बता रहा हूं। एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। तो सपोज ये ये जो है 1 लाख रुपए के ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए, मैं दे के चल रहा हूं आपको। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़े हैं, अभी सारे ओवरहेड नहीं जोड़े हैं, केवल फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़े हैं। तो यहां पर हम इसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऑब्लिक नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सर, ग्रॉस और नेट दोनों सेम है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा। पर अभी जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री तक की कॉस्ट, दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या अभी उसको कह लें नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कॉस्टिंग पर तो बिल्कुल टेंशन मत रखो यार। 3 लाख का मटेरियल कंज्यूम हुआ, 2 लाख रुपए की जो वेजेस लगी, 5 लाख की प्राइम कॉस्ट है, 1 लाख के ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए, 6 लाख ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सर, आगे बात समझ में। अब हमने बात की थी ओवरहेड्स, तो जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो ऑफिस के खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हमने जब बेसिक्स में पढ़ाई की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो मैंने उसमें आपको बताया था बिजनेस के फंक्शन के हिसाब से भी कॉस्ट कई तरह की होती है। बिजनेस का एक फंक्शन है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, या सेलिंग एक फंक्शन है सेल करने की कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट। ऐसे बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो ये फैक्ट्री तक के खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ये भी मैं यहां पर आपको देता हूं एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं एक रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेटेड पर। वो अप्लाई किस पर होता है? एक्चुअल पर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। सर कितने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में? 50,000 के और खर्चे लग गए। सर अब क्या करोगे? मैंने कहा अब हम करेंगे, अब जो आएगी उसे मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ माय गॉड सर, प्रोडक्शन क्या कर रहे हो? तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा यार बता दूंगा, ऐसे डांट क्यों रहे हो? बता दूंगा ना। ठीक है सर, आपने कॉस्ट शीट लिख दिया, शीट नहीं लिखा पूरा। मैंने कहा कॉस्ट शीट लिख देता हूं, चलो। और कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में याद रखिएगा, राइट साइड में हेडिंग में आउटपुट होता है हमेशा, और आउटपुट में यहां पर अज्यूम कर रहा हूं 1000 शर्ट्स। क्या सर 1000 शर्ट ही बनाते रहते हो हमेशा? मैंने कहा हाँ भाई 1000 शर्ट बनाते रहते हैं।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6.5 लाख रुपए है अभी तक की, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तक की कॉस्ट को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग सीख रहे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आज अब पहली बार। अभी तक तो मैं क्या कह रहा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट। अब मैं ओवरहेड को बांट रहा हूं, फैक्ट्री तक के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये एट द रेट ये आएगा 650 पर शर्ट। सर ये कैसे आया? अरे भाई कोई बच्चा भी बता देगा कि 6.5 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट है और 1000 शर्ट बने हैं, तो एक शर्ट 650 रुपीस का बना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 6,50,000। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अब ये तो हमारा इस बार बना है। मान लीजिए मैं यहां पर एक बात कर लेता हूं, पर्टिकुलर जो है इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है 6,50,000 रुपए लगे और 1000 शर्ट बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ शर्ट्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ शर्ट्स मैं यहां ले लेता हूं नील। हमारे पास पहले से कोई शर्ट था ही नहीं, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, या तो ये हमारे बिजनेस का पहला साल है, ठीक है। क्या ये मेरा पहला साल है? हाँ ये मेरा पहला प्यार नहीं साल है। तो ओपनिंग स्टॉक 0 था, और अगर पहला साल नहीं भी है तो पिछले साल का पूरा स्टॉक बिक चुका है, इस साल ओपनिंग में नहीं है। लेकिन यहां पर हमने कहा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शर्ट्स, तो हमने 1000 शर्ट बनाए, मान लीजिए 200 बच गए, तो मान लीजिए 200 शर्ट्स हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से पैदा नहीं होता, जो इस बार बनाया होगा उसी में से बचा होगा। तो ये 200 इंटू 650 का एक शर्ट है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल के बताइए, 200 इंटू 650 1,30,000 आ रही है क्या ये? यस सर। तो 1,30,000 रुपीज। सर इसका क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। सर लेस क्यों करेंगे? क्योंकि हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट। तो 1000 शर्ट बनाए थे, 200 बच गए, तो 1000 में से 200 गए तो 800 बिके, 1000 में से 200 बचे तो 800 बिके। तो ये अब आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट। तो यहां पर आ गई 650 में से 130 गए तो 5,20,000 रुपीज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अगर आप मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा 800 शर्ट्स की कॉस्ट है और एट द रेट 650 पर शर्ट है। आप निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अभी भी खर्चे खत्म नहीं हुए, अब इसके बाद लगेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। अभी तो माल जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, इसके बाद लगेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स, माल को बेचने का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा। कई बार प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको कि कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कराने पड़ते हैं, जैसे पिज्जा हट वाले पिज्जा की डिलीवरी करने घर तक आते हैं हमारे, तो उसमें भी खर्चा लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये ओवरहेड्स जो है एब्जॉर्ब, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहां पर जो है मैंने ले लिए 10,000 के। तो अब जो आएगी उसे मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनल कॉस्ट बोलते हैं इसको। ये 5,30,000 की कॉस्ट आ गई, और सपोज मानिए कि जो सेल हुई है ये 5,30,000 का गुड्स हमने 7,50,000 में बेचा है, तो बता सकता है कोई प्रॉफिट कितना हुआ? 2,20,000। 2,20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, अब मैं देखिए एग्जांपल लिखने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो जो फिगर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, तो आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखिए सीधे। वो बड़ी बच्चों वाली बात हो जाती है कि पहले एक एग्जांपल लिखवा दिया बड़ा, इतने बड़े एग्जांपल, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। भाई डायरेक्ट वेजेस मैंने अमाउंट लिखा, इट मींस इट इज गिवन। हाँ ये हमने कैलकुलेट किया, और ये कॉमन सेंस से कैलकुलेट किया कि क्लोजिंग स्टॉक भाई अलग से पैदा तो हुआ नहीं था, जो बनाया था 1000 शर्ट उन्हीं में से 200 शर्ट बचे हैं, और ये प्रॉफिट हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट शीट बनती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब जो अकाउंटिंग हम पढ़ते हुए आए इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा कि मैं आपको शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है।
तो आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। उसमें बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां कोई कॉस्ट शीट थोड़ी बनती है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनेगा। मैं बिल्कुल नई बात नहीं बता रहा हूं, हम दोनों सब्जेक्ट को कंपैरेटिवली पढ़ें ताकि हमें क्लियर हो कि हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ 3 लाख, टू डायरेक्ट वेजेस, टू लाख, और उसके बाद फैक्ट्री तक के खर्चे भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आते हैं। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना पहले, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता। यहां पे एब्जॉर्ब नहीं आएंगे ओवरहेड, यहां पे एक्चुअल वाले आएंगे। और मैं इस क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां लिखिए सपोज एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,25,000। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल फाइनल अकाउंट होता है, ये ईयर एंड पे ही बनता है, हमें मालूम है। और ईयर एंड होते होते हमें एक्चुअल खर्चा पता चल ही जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको एब्जॉर्ब इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि कॉस्ट की जरूरत पहले दिन होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों में कई समानताएं भी है, कई डिफरेंस भी है। तो एक मेजर डिफरेंस ये है कि कॉस्ट की जरूरत पहले ही दिन पड़ती है और पहले दिन हमें ओवरहेड पता नहीं होते, इसलिए ओवरहेड को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यहां पर आप खुद बताइए, यहां 1 लाख आएंगे कि 1,25,000 लिखोगे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? 1,25,000। हाँ, 1,25,000 आप लिखोगे। तो यहां पर अब आएगी आपकी बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज हो गई, देख सकते हैं आप। ये 6,25,000 हो गई है, जबकि यहां पर ये 6 लाख आई थी। ठीक है, पहली बात तो फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो आपने सीखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस है। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑफिस के खर्चे वो पीएनएल में आएंगे। आपको मैं अभी, आप भले ही कंपेयर मत कीजिए, क्या मैं आपको एक बात, मुझे एक बात बताइए, क्या आप सभी लोग एक एक बार 11 12 क्लास पास हैं? यस सर। हाँ, क्या आप लोगों ने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रखी है? यस सर। यस सर। तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली होगी जो कि ट्रांसफर होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। राइट? अब यहां पर 2, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट चालू हो गया। ओपनिंग स्टॉक इसमें फिनिश गुड्स का आता है, टू ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नील। परचेज की जगह पे आएगी टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगी दैट इज 6,25,000, ये आ गई। यहीं पर सेल्स आ जाएगी। सेल्स आप देखिए 7,50,000। मैंने सेल प्राइस, सेल चेंज नहीं करी है, सेल वही है। और अब बाय क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक में
6,25,000 रुपीज की कॉस्ट है 1000 शर्ट्स की, तो 200 शर्ट की कितनी, आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदल जाएगी। सर 1,25,000। ये 1,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बताइए जीपी कितना आ रहा है? $875। अरे ये तो वो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। सर 2,50,000। 20,000। और बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहां से पीएनएल चालू हो जाएगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे कभी भी गुड्स डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माने जाते, वो गुड्स की कॉस्ट पे नहीं जुड़ते, और वो यहां पर पीएनएल में आते हैं टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, और ये ध्यान रखें सारे ओवरहेड यहां पर एक्चुअल आएंगे। तो सर आपने इसका तो एक्चुअल अमाउंट दिया ही नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड तो आपने बोला था कि ये है, तो एक्चुअल, क्वेश्चन में एक चीज नोट कर लें, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर सेम एज एब्जॉर्ब्ड। इत्तेफाक हो गया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं भी इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना चाहता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाह रहा मैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड जो एब्जॉर्ब थे ना, उतने ही एक्चुअल हुए हैं, बिल्कुल। तो 50,000 और 10,000, तो बताइए यहां प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? $1,90,000। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट अलग आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग तरीके से हुई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बना, ट्रेडिंग अलग बना, पीएनएल अलग बना, और कॉस्ट शीट जो आपने बनाई वो, अब ध्यान से इस बात को समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पूरा एक्चुअल बेसिस पे बनता था, और ये कॉस्ट शीट जो पहले बनती है वो बनती है हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पर। सर एस्टिमेटेड बेसिस पर क्यों? सिर्फ ओवरहेड की वजह से, ओनली ड्यू टू ओवरहेड। कॉस्ट शीट में भी ये फिगर एक्चुअल है, ये फिगर एक्चुअल है, प्राइम कॉस्ट एक्चुअल है, लेकिन बाकी इवन सेल्स भी एक्चुअल है, लेकिन बाकी ओवरहेड जो थे वो एब्जॉर्ब थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। किससे? एक रेट से। वो रेट किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेशंस पर, एस्टिमेटेड पर। और अप्लाई किस पे होता है? एक्चुअल पर। एक्चुअल पर। तो वो मैंने अभी आपको डायरेक्टली दे रखा था, ओवरहेड एब्जॉर्ब। तो इस पूरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स। आपको पहले सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद सवाल होना शुरू होंगे आपसे। In financial accounting, cost of production does not include
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जरा देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पीएनएल में आते थे, लेकिन कॉस्ट शीट बनाते वक्त हमने उनको जोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को। इज दिस क्लियर? Yes, sir. उसके बाद in financial accounting and cost accounting, stock valuation differs। मैं कह नहीं रहा हूं, ये सामने दिख रहा है स्टॉक वैल्यूएशन डिफरेंस। बताइए फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक कैसे निकला भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर आई थी 650, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी? 625,000. नहीं, यहां 625 आई थी ना। 650 देखो कहां पर आई थी कॉस्ट शीट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए ना आप, ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाली है। यहां आई थी आपकी 6,25,000। आपको सबसे पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। हो गया? तो यहां आपने स्टॉक 650 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200 निकाला था। यहां 625 अपॉन 1000 इंटू 200 निकाला था। यहां वैल्यू क्या आई थी बताइए? यहां 1,30,000 आया था कि नहीं? Yes, sir. यहां 125 आया था। तो दोनों के स्टॉक वैल्यूएशन में डिफरेंस था 5,000 का। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी वो वक्त चल रहा है आपका इस सब्जेक्ट में कि आप एनालिसिस करिए कि जो आप आज तक एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अब जो आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। वरना क्या होता है ना, 3 साल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में वही चलता रहता है और कॉस्टिंग पढ़ते वक्त भी वही गलतियां करते रहते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट को 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर तक वही गलतियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है। वो सब्जेक्ट अलग था, वो दूसरा देश है, ये दूसरा देश है, ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है। यहां के रीति रिवाज अलग है, वहां के रीति रिवाज अलग है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल बेसिस पर लिए, कितने लिए थे? 125। इन कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल की जगह पे कौन से लिए थे? एब्जॉर्ब। और वो कितने लिए थे? 1 लाख। तो नो डाउट आपके दिमाग में अगर डिफरेंस का क्या करेंगे, हमारा तो 1,25,000 हमने तो कस्टमर से 1 लाख की जोड़े कॉस्ट शीट में, और अब जो है कस्टमर जो है हमसे अल्टीमेटली हमारा खर्चा जो है 1,25,000 हो गया। तो ये 25,000 क्या है तो निकालना तो सीखो पहले, डिफरेंस आ रहा है, इसका क्या करेंगे वो सीखेंगे, पर समझ में आना चाहिए।
अब आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 11th क्लास से, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, आप पढ़ते हुए आए हैं, मैं वही बता रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक बोलिए क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूछ रहा हूं। सर ओपनिंग स्टॉक प्लस Opening परचेज stock प्लस plus डायरेक्ट purchase एक्सपेंस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या इसको माइनस बोलते हैं क्लोजिंग purchase की जगह स्टॉक पे प्रोडक्शन भी हो सकता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक नील है, प्रोडक्शन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए 625 का था, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी 0 लिए, ट्रेडिंग में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इस सवाल में, और क्लोजिंग स्टॉक 125 का लेस होगा, तो यहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 625 माइनस 125 रुपीज फाइल है गाई। तो आप देखिए नोट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, अलग है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऊपर कॉस्ट शीट में जाकर देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई थी, कॉस्ट शीट में जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा वो देखिए 520 आई है, राइट? यस सर। तो इसलिए ये अंतर समझ में आना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, कॉस्ट ऑफ सेल कोई अलग से नहीं होती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक ही वर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसी को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो, यानी जो बेचा उसकी कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ सेल यानी जो बेचा उसकी कॉस्ट। लेकिन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो दोनों सेम है क्या? जल्दी देखो ऊपर, COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आर, बताइए ऊपर देखिए कॉस्ट शीट, यहां पर सेलिंग एक्सपेंस को भी कॉस्ट का हिस्सा माना ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट मान के जोड़ा नहीं, जबकि उसको प्रॉफिट में से लेस किया। बात है कि कॉस्ट बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड से प्रॉफिट कम हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में उससे कॉस्ट बढ़ रही है। इफेक्ट सेम है, कॉस्ट बढ़ा लो प्रॉफिट कम कर लो, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं? कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। एनी डाउट इन दिस? ओ सर। तो बात वही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे हम आज यहाँ पे भारत में रह रहे हैं, एकदम से चाइना जाएंगे तो टेंशन हो जाएगी, गुरु यार ये क्या हो रहा है, चाइना में ऐसा चल रहा है, यहाँ तो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ तो ये खा रहे हैं। हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर चाइना जा रहे हैं ऐसा ऐसा होगा, ध्यान रखना। या यूएसए जा रहे हैं तो हमारे यहाँ दिन है तो वहां रात हो जाएगी, 4 दिन तकलीफ आएगी। हमारे यहाँ जब रात होती है वहां दिन होता है, पहले से मालूम होना चाहिए, प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते रहते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंडे लगाते रहते हैं, तो गलतियां होती हैं, फिर टफ लगता है सब्जेक्ट। आप पहले से डिफरेंस समझ लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंसेस बता रहा हूं मैं आपको। तो COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। और एक और पॉइंट लिख लेंगे, इन कॉस्ट अकाउंटिंग देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आप देख सकते हो ऊपर कॉस्ट शीट में मैंने सिंपली एक ही प्रॉफिट फाइनल निकाला है, जीपी नहीं निकलता कॉस्ट अकाउंटिंग में। इज दिस क्लियर? यस। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर वो जो ओवरहेड थे जो 1,25,000 के एक्चुअल हुए और हमने कॉस्ट शीट में 1 लाख लिए, उसका जो डिफरेंस आया 25,000, उसका क्या करेंगे? वो तो अभी आगे की बातें हैं, लेकिन ये बातें समझ में आना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग क्या, देखो डायरेक्ट मटेरियल जो सेम होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड वहां भी वही आता है, यहां भी यही आता है, नो डाउट।
लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करिए पहले, और पहले दोनों अकाउंटिंग सीखिए, फिर उस डिफरेंस का क्या करना है वो सीखेंगे, राइट? सर। हाँ जी, यस सर। बस चलो।